महात्मा गांधी का जीवन परिचय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, अन्य नाम बापू महात्मा जी। जन्म 2 अक्टूबर 1869। जन्मभूमि पोरबंदर, गुजरात। मृत्यु 30 जनवरी 1948। मृत्यु स्थान नई दिल्ली। मृत्यु कारण हत्या। अभिभावक करमचंद गांधी, पुतली बाई। पत्नी कस्तूरबा गांधी। संतान हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। स्मारक राजघाट दिल्ली, बिरला हाउस दिल्ली आदि। नागरिकता भारतीय, पार्टी कांग्रेस। शिक्षा बैरिस्टर। विद्यालय बम्बई यूनिवर्सिटी, सामलदास कॉलेज। भाषा हिंदी अंग्रेजी। पुरस्कार उपाधि राष्ट्रपिता। विशेष योगदान भारत की स्वतंत्रता, अहिंसक आंदोलन, सत्याग्रह। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सत्य और अहिंसा का स्मरण होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने किसी दूसरे को सलाह देने से पहले उसका प्रयोग स्वयं पर किया, जिन्होंने बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी महान व्यक्तित्व के राजनीतिक नेता थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। गांधी जी सादा जीवन, उच्च विचार के समर्थक थे और इसे वह पूरी तरह से अपने जीवन में लागू भी करते थे। उनके संपूर्ण जीवन में उनके इसी विचार की छवि प्रतिबिंबित होती है। यही कारण है कि उन्हें 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी से संबंधित तथ्य। शिक्षा 1887 मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। विद्यालय बम्बई यूनिवर्सिटी, सामलदास कॉलेज। इंग्लैंड यात्रा 1888 से 1891। बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन यूनिवर्सिटी। बच्चों के नाम। संतान हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। प्रसिद्धि का कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्मारक राजघाट, बिरला हाउस दिल्ली। मृत्यु 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली। मृत्यु का कारण हत्या। जन्म स्थान व प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में करमचंद गांधी के घर पर हुआ था। यह स्थान पोरबंदर पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य का एक तटीय शहर है। वह अपनी माता पुतली बाई के अंतिम संतान थे, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। करमचंद गांधी की पहली 3 पत्नियों की मृत्यु प्रसव के दौरान ही हो गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान उनके पिता पहले पोरबंदर और बाद में क्रमशः राजकोट व बांकानेर के दीवान रहे। महात्मा गांधी जी का असली नाम मोहनदास था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। इसी कारण इनका
पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। ये अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी माता पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक महिला थी, जिसका गांधी जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसे उन्होंने स्वयं पुणे के यरवदा जेल में अपने मित्र और सचिव महादेव देसाई को कहा था, तुम्हें मेरे अंदर जो भी शुद्धता दिखाई देती है वह मैंने अपने पिता से नहीं अपनी माता से पाई है। उन्होंने मेरे मन पर जो एकमात्र प्रभाव छोड़ा वह साधुता का प्रभाव था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि वह सत्य और अहिंसा में बहुत विश्वास करते थे और उनका अनुसरण अपने पूरे जीवन काल में किया। गांधी जी का विवाह शादी। गांधी जी का वैवाहिक जीवन। गांधी जी की शादी सन 1883 में मई में 13 वर्ष की आयु पूरी करते ही 14 साल की कस्तूरबा माखन जी से हुई। गांधी जी ने इनका नाम छोटा करके कस्तूरबा रख दिया और बाद में लोग इन्हें प्यार से बा कहने लगे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। कस्तूरबा गांधी शादी से पहले तक अनपढ़ थी। शादी के बाद गांधी जी ने उन्हें लिखना व पढ़ना सिखाया। यह एक आदर्श पत्नी थी और गांधी जी के हर कार्य में दृढ़ता से उनके साथ खड़ी रही। इन्होंने गांधी जी के सभी कार्यों में उनका साथ दिया। 1885 में गांधी जी जब 15 साल के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह कुछ ही समय जीवित रही। इसी वर्ष इनके पिताजी करमचंद गांधी की भी मृत्यु हो गई। गांधी जी के 4 संतानें थीं और सभी पुत्र थे। हीरालाल गांधी 1888, मणिलाल गांधी 1892, रामदास गांधी 1897 और देवदास गांधी 1900। गांधी जी की शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इनके पिता की बदली राजकोट होने के कारण गांधी जी की आगे की शिक्षा राजकोट में हुई। गांधी जी अपने विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्तर के विद्यार्थी नहीं थे। इनकी पढ़ाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी। हालांकि गांधी जी एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे, किंतु किसी प्रतियोगिता और खेल में उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी जीती। 21 जनवरी 1879 में राजकोट के एक स्थानीय स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अंकगणित, इतिहास और गुजराती भाषा का अध्ययन किया। साल 1887 में जैसे तैसे उन्होंने राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया। घर से दूर रहने के कारण वह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट आए। यदि आगे की पढ़ाई का निर्णय गांधी जी पर छोड़ दिया जाता तो वह डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहते थे, किंतु उन्हें घर से इसकी अनुमति नहीं मिली। इंग्लैंड में उच्च स्तर की पढ़ाई। गांधी जी के पिता के मृत्यु के बाद उनके पिता के करीबी मित्र भावजी दवे ने उन्हें वकालत करने की सलाह दी और कहा कि बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद उन्हें अपने पिता का उत्तराधिकारी होने के कारण उनका दीवानी का पद मिल जाएगा। उनकी माता पुतलीबाई और परिवार के कुछ सदस्यों ने उनके विदेश जाने के फैसले का विरोध किया, किंतु गांधी जी ने अपनी मां
से वादा किया कि वह शाकाहारी भोजन करेंगे। इस प्रकार अपनी माँ के आश्वस्त करने के बाद उन्हें इंग्लैंड जाने की आज्ञा मिली। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। यहाँ आने के बाद इन्होंने पढ़ाई को गंभीरता से लिया और मन लगाकर अध्ययन करने लगे। हालांकि इंग्लैंड में गांधी जी का शुरुआती जीवन परेशानियों से भरा हुआ था। उन्हें अपने खान पान और पहनावे के कारण कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ा, किंतु उन्होंने हर एक परिस्थिति में अपनी माँ को दिए वचन का पालन किया। बाद में उन्होंने लंदन शाकाहारी समाज, लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। यहाँ इनकी मुलाकात थियोसोफिकल सोसाइटी के कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने गांधी जी को भागवत गीता पढ़ने को दी। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और उसकी पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 वर्षों 1888 से 1891 तक रहकर अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की और 1891 में यह भारत वापस लौट आए। गांधी जी का 1891 से 1893 तक का समय। 1891 में जब गांधी जी भारत लौट कर आए तो उन्होंने अपनी मां की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें यह जानकर बहुत निराशा हुई कि वकालत एक स्थिर व्यवसाय का जीवन का आधार नहीं है। गांधी जी ने बंबई जाकर वकालत का अभ्यास किया, किंतु स्वयं को स्थापित नहीं कर पाए और वापस राजकोट आ गए। यहाँ उन्होंने लोगों की अर्जियां लिखने का कार्य शुरू कर दिया। एक ब्रिटिश अधिकारी को नाराज कर देने के कारण इनका यह काम भी बंद हो गया। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा। 1 वर्ष के कानून के असफल अभ्यास के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का कानूनी सलाहकार बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 1883 में गांधी जी के अफ्रीका डरबन के लिए प्रस्थान किया। इस यात्रा और वहां के अनुभवों ने गांधी जी के जीवन को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस यात्रा के दौरान गांधी जी को भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव को देखा। ऐसी कुछ घटनाएं उनके साथ घटित हुई जिससे उन्हें भारतीयों और अश्वेतों के साथ हो रहे अत्याचारों का अनुभव हुआ। जैसे 31 मई 1883 को प्रिटोरिया जाने के दौरान प्रथम श्रेणी की टिकट के बावजूद उन्हें एक श्वेत अधिकारी ने गाड़ी से धक्का दे दिया और उन्होंने ठिठुरते हुए रात बिताई, क्योंकि वह किसी से पुनः अपमानित होने के डर से कुछ पूछ नहीं सकते थे। एक अन्य घटना में एक घोड़ा चालक ने उन्हें पीटा, क्योंकि उन्होंने एक श्वेत अंग्रेज को सीट देकर पायदान पर बैठकर यात्रा करने से इनकार कर दिया था। यूरोपियों के लिए सुरक्षित होटलों पर जाने से रोक आदि कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने गांधी जी के जीवन का रुख ही बदल दिया। नटाल। अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों और श्रमिकों के लिए यह अपमान आम बात थी और गांधी जी के लिए यह एक नया अनुभव। यहीं से गांधी जी के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। गांधी जी ने सोचा कि यहाँ से भारत वापस लौटना कायरता होगी, अतः वहीं रहकर इस अन्याय का विरोध करने का निश्चय किया। इस संकल्प के बाद वह अगले 20 वर्षों 1893 से 1894 तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहे और भारतीयों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया।
दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष का प्रथम चरण 1884 से 1904। संघर्ष के इस प्रथम चरण के दौरान गांधी जी की राजनीतिक गतिविधियां नरम रही। इस दौरान उन्होंने केवल सरकार को अपनी समस्याओं और कार्यों से संबंधित याचिकाएं भेजते थे। भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए 22 अगस्त 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू की। इस संघर्ष को व्यापारियों और वकीलों के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संघर्ष का दूसरा चरण। अफ्रीका में संघर्ष के दूसरे चरण की शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई। इस समय उपनिवेशों की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो चुका था, तो गांधी जी ने नए स्तर से आंदोलन को प्रारंभ किया। यहीं से मूल गांधीवादी प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। 30 मई 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय और फिनिक्स सेंटिमेंट की स्थापना। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अहिंसा और सत्याग्रह का प्रशिक्षण। महात्मा गांधी का भारत आगमन। 1915 ईस्वी में 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी भारत लौट आए और भारत की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु की सलाह पर गांधी जी ने एक वर्ष शांतिपूर्ण बिना किसी आंदोलन के व्यतीत किया। इस समय में उन्होंने भारत की वास्तविक स्थिति से रूबरू होने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। फरवरी 1916 में गांधी जी ने पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंच पर भाषण दिया, जिसकी चर्चा पूरे भारत में हुई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका। चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1917 से 1918। साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले किसानों के हक के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सक्रिय आंदोलन था, जिसने गांधी जी को पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। इस आंदोलन में उन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और इस प्रयोग में प्रत्याशित सफलता भी अर्जित की। 19वीं शताब्दी के अंत में गुजरात के खेड़ा जिले के किसान अकाल पड़ने के कारण असहाय हो गए और उस समय उपभोग की वस्तुओं के भी दाम बहुत बढ़ गए थे। ऐसे में किसान करों का भुगतान करने में बिल्कुल असमर्थ थे। इस मामले को गांधी जी ने अपने हाथ में लिया और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों के साथ पूरी जांच पड़ताल के बाद अंग्रेज सरकार से बात की और कहा कि जो किसान लगान देने की स्थिति में हैं वह स्वतः ही दे देंगे, बशर्ते सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे। ब्रिटिश सरकार ने यह सब प्रस्ताव मान लिया और गरीब किसानों का लगान माफ कर दिया। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हक के लिए भूख हड़ताल। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिक कीमत बढ़ने के बाद भी 1917 से दिए जाने वाले बोनस को बंद करना चाहते थे। मजदूरों ने मांग की कि बोनस के स्थान पर मजदूरी में 35% की वृद्धि की जाए, जबकि मिल मालिक 20% से अधिक वृद्धि करना नहीं चाहते थे। गांधी जी ने इस मामले को सौंपने की मांग की, किंतु मिल मालिकों ने वादा खिलाफी करते हुए 20% वृद्धि की, जिसके खिलाफ गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की।
यह इस हड़ताल की सबसे खास बात थी। भूख हड़ताल के कारण मिल मजदूर मालिकों को मजदूरों की मांग माननी पड़ी। इन आंदोलनों ने गांधी जी को जनप्रिय नेता तथा भारतीय राजनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित कर दिया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। तुर्की के खिलाफ के पद की दोबारा स्थापना करने के लिए देश भर में मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। यह एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था जो अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए चलाया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन का समर्थन करने का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन 1919 से 1920। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान प्रेस पर लगे प्रतिबंधों और बिना जांच की गिरफ्तारी व आदेश को सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने इन कड़े नियमों को जारी रखा, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसका पूरे भारत में व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। उस विरोधी आंदोलन को असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। असहयोग आंदोलन के जन्म का मुख्य कारण रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 था। गांधी जी की अध्यक्षता में 30 मार्च 1919 और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। चारों तरफ देखते ही देखते सभी सरकारी कार्य ठप हो गए। अंग्रेज अधिकारी इस असहयोग के हथियार के आगे बेबस हो गए। 1920 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इस आंदोलन में भाग लेने के लिए भारतीय जनमानस को प्रेरित किया। गांधी जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रत्येक भारतीय ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन को और अधिक प्रभावी करने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती देने के उद्देश्य से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 1921 में 396 हड़तालें आयोजित की गई, जिसमें 6 लाख श्रमिकों ने भाग लिया था और इस दौरान लगभग 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। वकीलों ने वकालत करने से मना कर दिया और श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। इस प्रकार प्रत्येक भारतीय नागरिक ने अपने अपने ढंग से गांधी जी के इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग दिया। 1857 की क्रांति के बाद यह सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। चोरी चोरा कांड 1922 तक आते आते यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया था। एक हड़ताल की शांतिपूर्ण विरोध रैली के दौरान यह अचानक हिंसात्मक रूप में परिणत हो गया। विरोध रैली के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डालने से भीड़ आक्रोशित हो गई और किसानों के समूह ने फरवरी 1922 में चोरी चोरा नामक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में कई निहत्थे पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। इस आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण संविधान स्वाधीनता प्राप्त करना था। गांधी जी और अन्य अग्रणी नेताओं को अंग्रेजों के इरादे पर शक होने लगा था।
कि वह अपनी औपनिवेशिक साम्राज्य प्रदान करने की घोषणा को पूरी करेंगे भी या नहीं। गांधी जी ने अपनी इसी मांग का दबाव अंग्रेजी सरकार पर डालने के लिए 6 अप्रैल 1930 को एक और आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे दांडी मार्च या नमक कानून भी कहा जाता है। यह दांडी मार्च गांधी जी ने साबरमती आश्रम से निकाली। इस आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक रूप से कुछ विशिष्ट गैर कानूनी कार्यों को करके सरकार को झुकाना था। इस आंदोलन की प्रबलता को देखते हुए सरकार ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को समझौते के लिए भेजा। गांधी जी ने यह समझौता स्वीकार कर लिया और आंदोलन वापस ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। इस आंदोलन का उद्देश्य तुरंत स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 8 अगस्त 1942 कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के कहने पर पूरा देश आंदोलन में शामिल हो गया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। इस आंदोलन को दबाने में सरकार को 1 वर्ष से अधिक समय लगा। भारत का विभाजन और आज़ादी। अंग्रेजों ने जाते जाते भी भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। उन्होंने भारत को आज़ाद करने के संकेत दे दिए थे। भारत की आज़ादी के साथ ही जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग राज्य पाकिस्तान की भी मांग होने लगी। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, किंतु उस समय परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण देश 2 भागों में बंट गया। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948। नथुराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की हत्या की सूचना इन शब्दों में दी, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधकार छा गया है। मैं नहीं जानता कि मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं। हमारे प्यारे नेता राष्ट्रपिता बापू अब नहीं रहे। गांधी जी का जीवन चक्र एक नज़र में। 1879 जन्म 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात। 1876 गांधी जी के पिता करमचंद जी की राजकोट में बदली परिवार सहित राजकोट आना और कस्तूरबा माखन जी से सगाई। 1879 21 जनवरी 1879 को राजकोट के स्थानीय स्कूल में दाखिला। 1881 राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई। 1883 कस्तूरबा माखन जी से विवाह। 1885 गांधी जी के पिता की मृत्यु। इसी वर्ष इनके पहले पुत्र का जन्म और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु। 1887 राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। सामलदास कॉलेज भावनगर में प्रवेश। 1888 पहले पुत्र हीरालाल का जन्म। बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के लिए प्रस्थान। 1851 1891 बैरिस्टर की पढ़ाई करके
भारत लौटे। अपनी अनुपस्थिति में माता पुतली बाई के निधन का समाचार पहले बंबई, बाद में राजकोट में वकालत की असफल शुरुआत। 1892 दूसरे पुत्र मणिलाल गांधी का जन्म। 1893 अफ्रीकी व्यापारी दादा अब्दुल्ला कानूनी सलाहकार का प्रस्ताव को स्वीकार कर अफ्रीका डरबन के लिए प्रस्थान। 31 मई 1893 को प्रिटोरिया रेल हादसा, रंग भेद का सामना। 1894 दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के प्रथम चरण का प्रारंभ, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 1896 भारत आगमन 6 महीने के लिए और पत्नी और एक पुत्र को लेकर अफ्रीका वापस गए। 1897 तीसरे पुत्र रामदास का जन्म। 1899 बौर युद्ध में ब्रिटिश की मदद के लिए भारतीय एम्बुलेंस सेवा प्रदान की। 1900 चौथे और अंतिम पुत्र देवदास का जन्म। 1901 अफ्रीकी भारतीयों को आवश्यकता के समय मदद करने के लिए वापस आने का आश्वासन देकर परिवार सहित स्वदेश आगमन। भारत का दौरा, कांग्रेस अधिवेशन में भाग और मुंबई में वकालत का दफ्तर खोला। 1902 अफ्रीका में भारतीयों द्वारा बुलाए जाने पर अफ्रीका के लिए प्रस्थान। 1903 जोहान्सबर्ग में वकालत दफ्तर खोला। 1904 इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। 1906 जुल्लू युद्ध के दौरान भारतीयों को मदद के लिए प्रोत्साहन, आजीवन ब्रह्मचार्य का संकल्प। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरोध में प्रथम सत्याग्रह। 1907 ब्लैक एक्ट, भारतीयों और अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीयन के विरोध में सत्याग्रह। 1907 1908 दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में पहली जेल यात्रा, दूसरा सत्याग्रह, पुनः जेल यात्रा। 1909 दक्षिण अफ्रीका भारतीय की ओर से पक्ष रखने के इंग्लैंड यात्रा, नवंबर 13 से 22 तारीख के बीच में वापसी के दौरान हिंदू स्वराज पुस्तक की रचना। 1910 30 मई को जोहान्सबर्ग के टॉलस्टॉय और फिनिक्स सेंटमेंट की स्थापना। 1913 द ग्रेट मार्च का नेतृत्व। 2000 भारतीय खाद्यान्न कर्मियों की न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा। 1915 21 वर्ष बाद भारत वापसी। 1916 साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पर प्रथम बार गांधी जी का मंच से भाषण। 1917 बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों के हक के लिए सत्याग्रह आंदोलन। 1918 अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हक की लड़ाई में मध्यस्थता। 1919 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सत्याग्रह छेड़ा, जो आगे चलकर असहयोग आंदोलन 1920 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यंग इंडिया अंग्रेजी और नवजीवन गुजराती साप्ताहिक पत्रिका का संपादन। 1920 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस की। होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1921 असहयोग आंदोलन के अंतर्गत बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में 5 दिन का उपवास। 1922 चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया। राजद्रोह का मुकदमा
और 6 वर्ष का कारावास। 1924 बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास। 1928 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग, पूर्ण स्वराज्य का आह्वान। 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ। 1930 नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम दिया। 1931 गांधी इरविन समझौता, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार। 1932 यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश स्वीकृति। 1933 साबरमती तट पर बने आश्रम का नाम हरिजन आश्रम रखकर देश में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। 1934 अखिल भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना। 1936 वर्धा में सेवाश्रम की स्थापना। 1937 दक्षिण भारत की यात्रा। 1940 विनोबा भावे को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना गया। 1942 क्रिप्स मिशन की असफलता, भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत, सचिव मित्र महादेव देसाई का निधन। 1944 22 फरवरी को गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु। 1946 बंगाल के सांप्रदायिक दंगों के संबंध में कैबिनेट मिशन से भेंट। 1947 सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा, जिन्ना और गवर्नर जनरल माउंटबेटन से भेंट, देश विभाजन का विरोध। 1948 बिड़ला हाउस में जीवन का अंतिम 5 दिन का उपवास। 20 जनवरी को प्रार्थना सभा में विस्फोट। 30 जनवरी को प्रार्थना के लिए जाते समय नथुराम गोडसे द्वारा हत्या। गांधी जी के अनमोल वचन, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह पहले स्वयं में लाएं। वास्तविक सौंदर्य हृदय की पवित्रता में है। अहिंसा ही धर्म है, वही जिंदगी का एक रास्ता है। गरीबी देवी अभिशाप नहीं बल्कि मानव रचित षड्यंत्र है। चरित्र की शुद्धि ही सारे ज्ञान का ध्येय होनी चाहिए। जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं वह साबित करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है। जब भी आप एक प्रतिद्वंद्वी के साथ सामना कर रहे हैं, प्यार के साथ उसे जीतना। अहिंसा किसी भी प्राणी को विचार, शब्द या कर्म से चोट नहीं पहुंचाता, यहाँ तक कि किसी प्राणी के लाभ के लिए भी नहीं। जहाँ प्यार है वहाँ जीवन है। मैं आपके मसीहा ईसा को पसंद करता हूँ, मैं आपके ईसाइयों को पसंद नहीं करता। आपके ईसाई आपके मसीहा ईसा के बहुत विपरीत है। सबसे पहले आप की उपेक्षा करते हैं, तब वह आप पर हंसते हैं, तब वह आपसे लड़ते हैं, तब आप जीतते हैं। मैं खुद के लिए कोई पूर्णता का दावा नहीं करता, लेकिन मैं सच्चाई के पीछे एक भावुक साधक का दावा करता हूँ, जो भगवान का दूसरा नाम है। मेरे पास दुनिया को पढ़ाने के लिए कोई नई बात नहीं है। सत्य और अहिंसा पहाड़ियों जैसे पुराने हैं। मैंने पूर्ण प्रयास के साथ विशाल पैमाने पर दोनों में प्रयोगों की कोशिश की है, जितना मैं कर सकता था। कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्षमा
ताकतवर की विशेषता है। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। खुशी जब मिलेगी जब जो आप सोचते हैं, कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिलों और आत्माओं में बसती है। कुछ लोग सफलता के लिए सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, दुख के बिना सुख नहीं होता। विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। चिंता के समान शरीर का क्षय और कुछ नहीं करता, और जिसे ईश्वर में जरा भी विश्वास है उसे किसी भी विषय में चिंता करने में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हंसी मन की गांठें बड़ी आसानी से खोल देती है। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान इंच भर कदम उठाना है। आपका कोई काम महत्वहीन हो सकता है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करें। मेरी आज्ञा के बिना मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्रोध एक किस्म का क्षणिक पागलपन है। क्षण भर भी बिना काम के रहना ईश्वर से चोरी समझो। मैं आंतरिक और बाहरी सुख का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं जानता। अहिंसा में इतनी ताकत है कि वह विरोधियों को भी अपना मित्र बना लेती है और उनका प्रेम प्राप्त कर लेती है। मैं हिंदी के जरिए प्रांतीय भाषा को दबाना नहीं चाहता, बल्कि उनके साथ हिंदी को भी मिला देना चाहता हूँ। एक धर्म सभी भाषणों से परे है। किसी में विश्वास करना और उसे ना जीना बेईमानी है। बिना उपवास के कोई प्रार्थना नहीं और बिना प्रार्थना के कोई उपवास नहीं। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मानवता का सबसे बड़ा हथियार शांति है।